अगर पार्ट 2 निकालने का सोचना नहीं, जो अब निकाल के बहुत बड़ी गलती कर दिया, हमारा दिमाग खराब कर दिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद ये लेकिन इंडिया में कुछ फिल्में ऐसी बनती हैं जिसमें पाकिस्तान के बारे में बहुत ही सख्त और नाजेबा जुबान इस्तेमाल की जाती है। पाकिस्तान को धमकी दी जा रही है कि पाकिस्तान का दामाद है, उसकी इज्जत करो वरना लाहौर ले जाएंगे। सनी देओल की और बहुत सी फिल्में हैं ऐसी जिसमें उसने पाकिस्तान को गालियां दी हैं और हमने खामोशी से सुना है। दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि गदर 2 बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी ऑफ 2023 है। यस, उसका टीजर रिलीज हो गया है जो कि कंटिन्यूएशन है गदर 1 की। भारत हो, सबके साथ टर्म्स बेहतर करने की जरूरत है। उन लोगों को हमारी जरूरत नहीं है, हमें जितनी उनकी जरूरत है। धर्मेंद्र का बेटा है, ज्यादातर उसने फिल्मों में पाकिस्तान के काफी अगेंस्ट बात की। हम उठ के उनसे मुकाबला करेंगे। आपको अपनी रियलिटी का समझ के फिर बात करनी चाहिए, इतने बड़े बड़े दावे नहीं करने चाहिए। पाकिस्तान की बेटी से शादी करते हैं, पाकिस्तान को ललकारते हैं, पाकिस्तान के ट्यूबवेल तक उखाड़ देते हैं। तो जो सनी देओल की एनर्जी है, जो उनके डायलॉग्स है ना, वो हम आज तक नहीं बच्चा याद करते हैं। अनिल शर्मा इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, सनी देओल इसमें एज ए तारा सिंह रोल प्ले कर रहे हैं। तारा सिंह के बारे में कौन नहीं जानता। रफ अली वाला हिंदुस्तान जिंदा था, जिंदा है। नमस्ते बहनों और भाइयों, सत श्री अकाल, जय हिंद। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि पिछले 2001 में एक पिक्चर आई थी गदर, जिसमें पाकिस्तान के बारे में दिखाया गया था कि एक हिंदुस्तानी बॉय होता है, जैसे एक पाकिस्तान की लड़की जो पहले हिंदुस्तान बंटवारे के टाइम के ऊपर ही बनी होती, जिसे एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है और वो उससे बाद उसे छोड़ने पाकिस्तान तक भी जाता है, पर वो लड़की मना कर देती है। फिर वो दोनों बाद में शादी कर लेते हैं और उसकी सारा ये उसके माँ बाप उसे बुलाते हैं कई साल ढूंढने के बाद। फिर ये कहानी शुरू होती है। इसी की पच्चीस पर एक मूवी गदर 2 जो दोबारा बन के आई है सन 2023 में, फिर से इस मूवी का एक टीज़र लॉन्च किया गया है, जिसमें एक डायलॉग में वो कहता है कि इस बार अगर तुम्हारा पाकिस्तान का दामाद आया, शांति से इसका स्वागत करते हो कि नहीं तो इस बार दहेज में पूरा पाकिस्तान ही लेके जाएगा। इसी के ऊपर एक पाकिस्तानी मीडिया चिड़ी बैठी भुनी बैठी है कि ये हिंदुस्तान वाले बार बार पाकिस्तान के ऊपर पिक्चर क्यों बना देते हैं, पाकिस्तान को आए लोग ये दिन बदनाम करते रहते हैं और पाकिस्तान के लोग इसका ट्रेलर देखकर जल भुन के तन गए हैं कि अब हमारा क्या होगा। अगर यही पिक्चर रिलीज़ होगी तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। और आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, ताकि हमें ऐसी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए और बढ़िया वीडियो बनाए। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम। तो आज 20 साल के बाद गदर 2 रिलीज की जा रही है, 11 अगस्त को रिलीज होगी। लेकिन जब मैंने टीजर देखा, टीजर स्टार्ट होता है 1971 के हवाले से। अब समझ में नहीं आता ये बॉलीवुड 1971 से बाहर क्यों नहीं निकल रहा है। इस एक इवेंट को लेके इन लोगों ने इतना प्रोपेगेंडा फैलाया है और फैलाएंगे इन फ्यूचर, इनका पेट ही नहीं भर रहा है। 1971 में इंडिया का क्या किरदार था, पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तकसीम करने का, वो सबको मालूम है। एनीवेज, टीजर स्टार्ट होता है 1971 में और पाकिस्तान को धमकी दी जा रही है कि पाकिस्तान का दामाद है, उसकी इज्जत करो वरना लाहौर ले जाएंगे। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त जो हालात हैं उसमें जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो या भारत हो, सबके साथ टर्म्स बेहतर करने की जरूरत है। उन लोगों को हमारी जरूरत नहीं है, हमें जितनी उनकी जरूरत है। लेकिन यहाँ पे जो भी आता है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सामने आए, वो आते ही सबसे पहले भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं। आपके ख्याल से ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? और अगर ईरान और सऊदी अरेबिया साथ मिलकर बैठ सकते हैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्यों नहीं? देखिए, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो फार राइट है ना, उसको ये चीज़ बहुत सेलेबल लगती है कि कोई नारा मार दे इस चीज़ का कि लेके रहेंगे आज़ादी, या फिर अटूट अंग है, या फिर दिल्ली का लाल किला भी हमारा है। तो इस तरह के नारे जो है ना, वो इलेक्शन में तो बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी ये नहीं होती। उसकी वजह है कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर स्टेट्स के इंटरेस्ट होते हैं, आइडियोलॉजिकल प्रेजुडिस नहीं होती। अगर आप चीन से बात कर सकते हैं, जहाँ पर हमें मालूम है कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, तो फिर आप ये ड्रामा करना बंद कीजिए कि आपके भारत से रिलेशन इसलिए ख़राब हैं कि वहाँ पर क्योंकि कम्युनिटी ओप्रेस हो रही है, तो इसीलिए आपका ये मुकदमा है। अगर ये मुकदमा है तो फिर आप चीन को क्यों कहते हैं कि हमारी हिमालय से ऊंची और दरियाओं से गहरी और शहद से मीठी दोस्ती है? तो वहाँ पर तो आपको याद नहीं आती अपनी कम्युनिटी की कोई बात। तो इससे साबित यही होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेन पॉलिसी मैनूवर है और है भी सुसाइडल। मैंने रिसेंटली एक बात की इस तरह की, जिस पे बहुत क्रिटिसिज्म और लोगों ने मुझे बहुत गालियां भी दी, कि मैंने ये कहा कि जो नहीं है मोदी का यार, वो गद्दार है असल में।
उसकी वजह यह है कि हमने अगर मोदी से बात करनी है तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए करनी है भाई, उसके लिए नहीं करनी। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान की आवाम, जहाँ रेबीज की वैक्सीन हिंदुस्तान से आती है, जहाँ लिवर ट्रांसप्लांट हिंदुस्तान में होता है, यहाँ पर अस्पताल नहीं बना सके जहाँ हो सके, जहाँ एक सब्जी जो कि हमें 4 गुना कम कीमत पे वागा से आती हुई मिल सकती है, जो आप दुबई से मंगवानी पड़ती है ऊपर से घुमा के, वो इसीलिए ये सब नहीं हो पाता कि आपने प्रेजुडिस क्रिएट की हुई है और आपने नफरत की बुनियाद पे एक रियासत कायम की हुई है। तो जॉन एलिया साहब ने कहा था कि जो रियासतें नफरत की बुनियाद पे कायम हों, उनके असाब उनके साथ नहीं देते। और हम भी वही देख रहे हैं कि हमने सिर्फ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये बनाया कि हाँ, हमें इनसे मुख्तलिफ कमरे में बंद कर दें और हमें मुख्तलिफ मुल्क दे दें तो फिर सब ठीक हो जाएगा, जबकि नहीं हुआ सब ठीक। आपने 2 नेशन थ्योरी की बेस पे एक रियासत कंस्ट्रक्ट की, 71 में आपका थीसिस फेल हो गया, 51% मुसलमान आपसे अलहदा हो गए। तो साबित ये हुआ कि अब ज़रा ह्यूमनिज्म की बात करें, अब मज़ाहिब की बुनियाद पे, आइडियोलॉजी की बुनियाद पे प्रेजुडिस को छोड़ दें, और साथ साथ अगर कोई भी कॉपरेट नहीं करेगा इस खत्ते में रहते हुए हिंदुस्तान से, विच इज़ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ी कोई नहीं है। तो ये सारे पॉलिटिशियंस जो हैं, इनमें विजन की बहुत कमी है। इनको नहीं इल्म के आने वाली नस्लें लड़ के जिंदा नहीं रह सकती। इनको नहीं इल्म के दोनों तरफ इतने न्यूक्स पड़े हुए हैं कि अगर उसमें से 10% भी चल गए तो इस खत्ते में 40 साल तक सूरज निकलेगा नहीं, फसल तबाह हो जाएगी। तो ये जिंगोइज्म की और जंग की जो बातें करता है, दे लैक विजन एक्चुअली, और वो सिर्फ पैटी वोट्स लेने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। जिसमें भी विजन होगा, जिसमें भी थोड़ा सा डेप्थ होगी, वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा। इसीलिए मैं समझता हूँ कि PMLN की जो इंडिया की पॉलिसी थी, वो शायद पीपल्स पार्टी से और PTI से बहुत बेहतर थी। चलो वाजपेयी साहब आए तो सही ना, मीनार पाकिस्तान में खड़े होकर उन्होंने खिताब किया, जो कि जेस्चर था कि वो पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपने फौरन बात कारगिल करवा दी। तो आपको चेंज करना पड़ेगा इस सारे पैराडाइम को जो 70 साल से क्रिएट करके आपको कुछ नहीं मिला। तो एक रियलिस्टिक और एक कहना ये चाहिए कि एक रियलिज्म बेस्ड फॉरेन पॉलिसी चाहिए। आइडियोलॉजिकल फॉरेन पॉलिसी ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस माइंडसेट के नहीं है जो जैसे आप बात कर रहे हैं। बहुत से लोग जो है उल्टा ही सोच रहे हैं। मगर यहाँ पे लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी मुजम्मिल आपसे कि हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर एक इल्जाम रहा है, और किसी हद तक मैं समझती हूँ कि सही है, टेररिज्म का, कि यहाँ से जिहादी भेजे जाएंगे। परवेज मुशर्रफ का भी स्टेटमेंट मौजूद है, कभी अफगानिस्तान और कभी कश्मीर, और फिर FATF में भी आना जाना लगा ही रहता है, उससे भी लगता है कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि अब जो कहा जा रहा है कि जो ऑपरेशंस कर रहे हैं हम अफगान बॉर्डर पे और TTP और ये सब जो हमारी बनाई हुई एक तरह से है, इनको ये कंट्रोल कर पाएंगे क्या? ये इससे बाहर निकल पाएंगे कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर, इन्होंने एक वर्ड निकाला है जो आज तक मेरी समझ में नहीं आया, वो क्या होता है कि जब कोई वहां से पकड़ा जाता है कश्मीर से, ये कह देते थे नॉन स्टेट एक्टर्स, हमने नहीं भेजे। इसमें से हम कभी बाहर आएंगे, हम कभी सुधरेंगे? सीधी बात है। देखिए, वी कैन ओनली बी फिक्स्ड फ्रॉम द आउटसाइड। उसकी वजह यह है कि अगर हम हमारे ऊपर छोड़ देना इस बात को कि इन ऑफशूट्स को खत्म कर दें, तो हमने करना नहीं था।